नमस्कार दोस्तों, बरेली के आपका स्वागत है। मैं विकास। आगे डालते नजर आज के समाचारों पर, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। 214 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार व गरीब उन्मूलन विभाग उत्तर प्रदेश के मंत्री आशुतोष टंडन ने किया शिलान्यास व लोकार्पण। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नगरीय क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जिसको लेकर आज वे बरेली में लोकार्पण करने आए। बरेली वासियों को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। स्मार्ट सिटी सर्वेक्षण में भी कार्य तेजी से किया जा रहा है। शहर में पेयजल, जल संरक्षण, सीवरेज आदि का लोगों को जल्दी लाभ मिलने वाला है। बेहतर कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, पार्षद गण आदि मौजूद रहे। आपके सामने लगभग 214 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नगरीय क्षेत्र में सभी सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं प्रस्तुत की हैं उसका तेजी से क्रियान्वयन करने के लिए हम सब संकल्पित हैं। केंद्र की योजनाएं, प्रदेश की योजनाएं और साथ में हमारा जो नगर निगम बरेली है, हमारे महापौर जी, हमारे सभी पार्षदगण, हमारे सभी विधायकगण सब मिलकर बरेली को एक सुव्यवस्थित, सुसज्जित महानगर के रूप में प्रस्तुत करेंगे। निकट भविष्य में ये सारी परियोजनाएं पूर्ण होकर ये परिलक्षित होंगी। बरेली का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में हो चुका है। बरेली स्मार्ट सिटी के रूप में धीरे धीरे सामने आ रहा है और उसका जो मुख्य घटक है ICCC इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, उसकी निर्माण प्रगति पर है और आने वाले कुछ महीनों में वो पूर्ण हो जाएगा। तमाम तरह की सेवाओं की मॉनिटरिंग वहाँ से हो सकेगी। स्मार्ट रोड का आज शिलान्यास होने वाला है, वो भी मुख्य घटक है स्मार्ट सिटी का। वो जनता को समर्पित होगा आने वाले कुछ महीनों में। और अन्य परियोजनाएं जो चल रही हैं बरेली नगर निगम की, प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, और जल जीवन मिशन योजना आरंभ होने वाली है आगामी महीनों में। हर घर को नल से जल और शुद्ध जल, उसके लिए जो WTPO बनने हैं, उसके लिए जो पाइपलाइन बिछनी है, जल की जो व्यवस्थाएं होनी हैं, वो भी तीव्र गति से होंगी। बरेली एक भारतवर्ष में गौरवशाली महानगर बन के सामने आएगा। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुषमा सिंह ने जाना महिलाओं का दर्द। बरेली महिला दिवस पर लगने वाली नारी चौपाल के मौके पर बरेली पहुंचकर राज्य महिला आयोग की सदस्य ने जाना महिलाओं का दर्द व महिलाओं को किया प्रशिक्षित। उनको बताई उनके हकों की बारीकियां। महिला दिवस के मौके पर साथ ही साथ महिला चौपाल के कार्यक्रम की रूपरेखा पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य सुषमा सिंह ने बरेली पहुंचकर जाना महिलाओं के दर्द को बह महिलाओं को दिए उनके हक के टिप्स। बताया कि महिलाओं को स्वतंत्रता से जीने के लिए सशक्त होना जरूरी है। उनको अपने हक के लिए समाज में जागरूक होना है, जो बहुत ही आवश्यक है। आए दिन होते अत्याचारों के लिए अब खुद ही लड़ना है। वहीं सरकार से दी जाने वाली हर सुविधा के बारे में जानकारी बहुत ही जरूरी है। स्वावलंबी होने ही महिलाओं का सशक्तिकरण होना है। नारी चौपाल में आया था, जिसमें जन सुनवाई का भी कार्यक्रम हुआ। साथ ही साथ हम लोगों ने उसमें जितनी भी योजनाएं थी महिलाओं की और बालिकाओं की, और मुख्य जो एक आम नागरिक को चाहिए होती हैं, सरकार की सभी योजनाओं से उनको अवगत कराया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कैसे उनके फॉर्म्स भरवाने, उनको कैसे जागरूक करना, उसका काम किया। साथ ही साथ हमने वो डाटा कलेक्ट करने का काम किया कि इनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और ये अभी वंचित है तो क्यों वंचित है। तो बहुत सारी बातों का जो सामना हम लोगों को करना पड़ा। तो एक्चुअल में हम लोगों को ये पता लगा कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अभी है। तो किस तरीके से इस बार यहाँ पे बरेली में हम लोग जो नारी चौपाल 17 से होना है, पिछली बार यहाँ हो भी गया था, तो अभी भविष्य में 1 महीने बाद होता है या 1.5 महीने बाद होता है। तो एक उसकी रूपरेखा बनाने हेतु हम लोग यहाँ बैठे थे, ताकि मैक्सिमम जो 300, 400, 500 महिलाएं नारी चौपाल में आती हैं, कोई भी महिला सरकार की किसी भी योजना से छूटे नहीं, उसका परिवार भी उन योजनाओं का बेनिफिशियरी हो।
साथ ही साथ हम बच्चों को, जो बच्चियां हैं, उनके शिक्षा विभाग से जो भी उनको बेनिफिशरी हैं, जो भी उनको पढ़ाई को लेके, उनके आगे करियर को लेके जो भी हम लोग उनको सहयोग कर सकते हैं, योजनाओं के माध्यम से, सशक्तिकरण के माध्यम से, सुरक्षा और सम्मान के माध्यम से, उससे उनको अवगत कराएंगे। एक खूबसूरती इन दोनों कार्यक्रमों की ये है कि सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने स्टॉल्स लगाएंगे, अपने पैम्पलेट्स वहाँ पे देंगे, सारा रजिस्ट्रेशन कराएंगे और हम लोग ये डाटा लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इनके पास मतलब योजनाएं के बेनिफिशरी हैं और किन के नहीं हैं, तो उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किस तरीके से उनको जोड़ा जा सकता है। मैम, कल ही महिला दिवस था और अभी कुछ गाँव, कुछ शहर ऐसे जहाँ महिला को उत्पीड़न दिया जाता है, इसमें प्रशासन के लिए क्या आदेश है? देखिए, महिला उत्पीड़न जो है, जब तक महिला अपना आर्थिक स्वावलंबन और अपना आर्थिक सम्मान करना नहीं सीखेंगी, उनको इस प्रकार की पीड़ाओं से जूझना पड़ेगा। हम लोग इसीलिए चाहते हैं, जैसे पहले के समय में एक ग्रामीण परिवेश महिला के पास 1000 रुपये भी होते थे, तो उसके पास एक आर्थिक सशक्तिकरण ये रहता था कि वो अपनी बेटी को अगर 100 रुपये दे रही है तो एक वो मजबूत फील करती थी। तो उसी प्रकार से हमारा सबसे पहला फोकस ये रहेगा कि महिलाओं को हम लोग जागरूक करें, उनको योजनाओं के साथ जोड़ें, साथ ही साथ उनके अधिकारों का संरक्षण करने हेतु उनको इस बात के लिए जागरूक करें कि वो भी सम्मान की दृष्टि से उसी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल हैं जैसे हम अपनी महिलाओं को सम्मान करते हैं। तो धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और सभी इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि हमें अपनी आवाज़ बाहर उठानी चाहिए और सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है महिलाओं की सुरक्षा। ऑल इंडिया तंजीम उलेमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अयोध्या चौराहे स्थित एक निजी शादी हाल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानी को याद करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया। इस मौके पर सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। सिख परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, मगर उन्होंने इस्लामियात का इतना मुताला किया कि उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और फिर मुल्क की आज़ादी के लिए लड़े। यहाँ से अब हिंदुस्तान से अफगानिस्तान गए और का प्रोग्राम हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा, इस मौजू पर हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और इसका मकसद ये था कि नई नस्ल हमारी भूलती चली जा रही है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में किन किन लोगों ने हिस्सा लिया, और मुसलमानों पर इस बात का आरोप भी लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंटी मुस्लिम काम कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का कोई भी योगदान हिंदुस्तान की आज़ादी में नहीं रहा है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमें किसी से इनकार नहीं है, हम सब की कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं, मगर हमारी भी कुर्बानियों को तस्लीम किया जाए और माना जाए। हमने कहा और हमने लिखा भी है कि हिंदुस्तान की तामीर में, यहाँ की तरक्की में और मुल्क की आज़ादी में, जहाँ हिंदू भाइयों ने, सिखों ने, जैनियों ने, तमाम मज़ाहिब के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वहीं बढ़ चढ़ के मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी है। मुसलमानों की जो मजहबी मुक़द्दस मकामात हैं, जैसे खानकाहें हैं, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, इन तमाम जगहों पर अंग्रेज़ों ने ताले डलवा दिए, खानमा बर्बादी की, खानकाहों को तोड़वा दिया, शहीद करा दिया। चूँकि यहाँ के उलमा मुल्क की आज़ादी में पेश थे और फतवे जिहाद जारी करने वाले अल्लामा फजल खैराबादी थे, जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद पर फतवे जिहाद जारी करके मुसलमानों को हुक्म दिया, शरई तौर पर हुक्म दिया और अखलाक़ी तौर पर हुक्म दिया कि सब लोग अपने घरों से बाहर निकलें और अंग्रेज़ों को मुल्क से भगाने तक, जब तक ये भाग नहीं जाएं, मुल्क छोड़ के चले न जाएं, तब तक दम न मारें। तो इस सिलसिले में तकरीबन 55,000 उलमा ने शहादत दी, अपनी कुर्बानियाँ दी और मदरसे उनके शहीद हुए, मस्जिदें शहीद हुई, खानकाहें शहीद हुई। इन तमाम चीज़ों को हमने कबूल किया। मगर आज जो सवाल उठता है, उस सवाल पर जो सवाल करते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है। तो हम बताना चाहते हैं कि जहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम भाइयों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो हमें तस्लीम हैं। उसी के साथ साथ में इस बात को भी तस्लीम किया जाए, माना जाए कि मुसलमानों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और मुस्लिम रहनुमाओं में तकरीबन 55,000 उलमा ने शहादत नोश की है और उनको काला पानी भेजा गया है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो खबरों को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।